फ्रेंड्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 6 ऑफ द असाइनमेंट। नाउ सम नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपको? दो बल्ब दिए हुए हैं, दोनों बल्ब का पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? तो अगर आपने बल्ब को ऑब्जर्व किया हो तो बल्ब का शेप कुछ ऐसा है, ये अपने इंडिया के बल्ब, यहाँ दो डंडियाँ होती है एंड यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, फिलामेंट होती है अंदर। अब बल्ब के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा होता है, अगर ध्यान से देखा हो तो लिखा होता है 40 वाट टू 20 वोल्ट। अब 40 वाट टू 20 वोल्ट का मतलब क्या हो गया? When this bulb is connected to a 220 volt supply, it will emit power of 40 watt. It will emit power of 40 watt. कुछ बल्ब में 60 वाट लिखा होगा 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट के सप्लाई पे लगाओ तो इट विल जनरेट 60 वाट पावर। बराबर है। अब ये पावर क्या बताता है? ब्राइटनेस हो गया। जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। हम लोग जब बल्ब खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं नाइट लैम्प दो। नाइट लैम्प यानी जीरो का बल्ब। जीरो का बल्ब मतलब 0 वाट पावर नहीं, पावर कैन नेवर बी जीरो। इसलिए वो 0 का वाट जो नाइट लैम्प बोलते हैं दैट इज एक्चुअली ऑफ 8 वाट। तो 220 वोल्ट सप्लाई पे लगाओ तो 8 वाट पावर डिसिपेट होता है नाइट लैम्प में। फिर दूसरा थोड़ा बल्ब आता है जो ट्रांसपेरेंट वाला है, उसमें 40 वाट का, 40 का गोला, 60 का गोला, 100 का बड़ी साइज का थोड़ा आता है। एंड हेलोजन 1000 की होती है, 1000 वाट वाली हेलोजन होती है। तो पूरे दिन जैसा अरेंजमेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड पावर रेटिंग एंड दिस कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग मतलब क्या? इतने वोल्टेज पे अप्लाई करो तो इतना पावर जनरेट करेगा, इतना वोल्टेज अप्लाई करो तो इतना पावर जनरेट करेगा। दैट इज वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग। वी आर गिवन टू बल्ब्स, एक बल्ब जो 110 वोल्ट का उसका वोल्टेज रेटिंग है एंड पावर 40 वाट है। दूसरा बल्ब का पावर 100 वाट है, वोल्टेज रेटिंग 110 वोल्ट है। यानी कि बल्ब B1 को 110 वोल्ट पे लगाया तो 40 वाट पावर देगा, B2 को 110 वोल्ट पे लगाया तो 100 वाट पावर देगा, उसकी कैपेसिटी है। बराबर है। अब तुम बोलोगे यार सर 220 वोल्ट है तो 110 वोल्ट क्यों लिख रहे हो? द रीजन इज देयर आर टू स्टैंडर्ड्स इन इलेक्ट्रिसिटी, एक 220 वोल्ट, दूसरा 110 वोल्ट। इन आवर इंडियन एज वेल एज इन एशियन कंट्रीज द नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी हमारे घर पे जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का होता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में सप्लाई 110 वोल्ट का दिया जाता है। वोल्टेज कम है, इससे डेंजरस कम रहेगा, फैटेलिटीज आर लेस। वेस्टर्न कंट्रीज में 110 वोल्ट यूज करते हैं, हम लोग 220 वोल्ट यूज करते हैं। अब इन दो बल्बों का वोल्टेज रेटिंग देखो तो पता लगता है ये वेस्टर्न कंट्री के बल्ब है, हमारे यहाँ के नहीं है। हमारे यहाँ तो 220 वोल्ट वाले होते हैं। बराबर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि ये दो बल्ब है। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों के बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वन थिंग। सेकेंडली व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, ये दोनों बल्ब को, लेट्स से बल्ब B1, ये बल्ब का सिंबल है, एंड दूसरा बल्ब B2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। कैपेसिटी इनके 110 वोल्ट की है, 220 पे लगा दो तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा बच जाएगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे नाम A ने B दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स कीप द नेम सेम, A और यहाँ पे B। तो A और B दोनों बल्ब लगाए हुए हैं, हमें फाइंड करना है कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा बच जाएगा, क्योंकि दोनों बल्ब की कैपेसिटी 110 वोल्ट की और हमने 220 वोल्ट अप्लाई कर दिया। बराबर, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा वो फाइंड करना है। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। पावर एंड वोल्टेज दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दैट विल बी बेटर वन। तो V1 स्क्वायर बाय R1, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस R1 ऑफ द फिलामेंट विल बी V1 स्क्वायर अपॉन P1। ओके, तो ये V1 स्क्वायर अपॉन P1 कितना हो जाएगा? 110 का स्क्वायर अपॉन 40, इतना ओम। सेम वे दूसरे का रेजिस्टेंस देखना तो V2 पावर P2 इक्वल V2 स्क्वायर अपॉन R2, therefore R2 will be equal to V2 square by P2, 110 का स्क्वायर अपॉन 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 1210। ओके, ये दोनों के रेजिस्टेंस आएंगे। फिर दूसरा पार्ट, दोनों को सीरीज में लगा हुई बैटरी ऑफ 220 वोल्ट। अब दोनों में से कौन सा फ्यूज आएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब गेटिंग फ्यूज्ड, व्हाट इज दैट? तो बल्ब में से जब करंट पास होता है तो हीट जनरेट होगी। अगर वो हीट जनरेट होती है जो उसकी पावर कैपेसिटी से ज्यादा हो तो द फिलामेंट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दैट मच हीट एंड इट मेल्ट्स डाउन। बराबर है।
बल्ब के फंक्शनिंग में क्या है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट, इफ करंट जनरेट्स दैट मच हीट व्हिच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द बल्ब, पावर कैपेसिटी ऑफ द बल्ब, तो फिर हीट ज़्यादा जनरेट हुई, फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा एंड बल्ब फ्यूज हो जाएगा। एंड अगर उससे कम होता है पावर कैपेसिटी से तो कोई बात नहीं, बल्ब विल बी कंटिन्यूइंग टू वर्क। ओके, तो सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। वोल्टेज अप्लाइड इज 220 वोल्ट न्यू सिचुएशन में, અને रेजिस्टेंस दोनों R1 R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका R2, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो करंट I विल बी V अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ 220 वोल्ट R1 R2 रखा दो, तो यहाँ जो भी करंट आएगा एम्पियर लगभग सब अप्रोक्सीमेटली 0.6 जितना आता है। अब फिर क्या करने का, फॉर बल्ब ए, फॉर बल्ब ए पावर जनरेट कितना है, तो I² R1, करंट I पास और रेजिस्टेंस R1 है, इसको फाइंड करते हैं। ये पावर कितना जनरेट हुआ यहाँ पे इस सिचुएशन में 220 वोल्ट के साथ लगाया होता, तो ये पावर देखने को, ये पावर अगर ये पावर इसकी कैपेसिटी 40 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो बल्ब फ्यूज जाएगा, कम हुआ तो नहीं होगा। हियर इट इज फाउंड दैट PA इज बिगर देन 40 वाट, PA की वैल्यू 40 वाट से ज़्यादा है, यानी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो देयरफॉर बल्ब ए फ्यूजेस, बल्ब ए फ्यूजेस। चलो बल्ब बी की बात करते हैं। तो फॉर बल्ब बी, बल्ब बी के बारे में पावर PV आ जाएगा एंड दैट्स I² R2। ये रफली बहुत कम आता है पावर, लेस देन एस वी फाइंड दैट PB इज लेस देन 100, इसकी कैपेसिटी 100 की है ना, तो 100 से कम पावर आता है, देयरफॉर बी, बल्ब बी डज नॉट फ्यूज। ये कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा कि ये 100 से कम आएगा, इसलिए बी बल्ब फ्यूज नहीं होगा पर ए फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर जनरेट हो रहा है, इससे 40, उसकी कैपेसिटी 40 वाट से ज्यादा जनरेट हो रहा है, इससे बल्ब ए फ्यूज हो जाएगा। बी में 100 वाट से कम पावर जनरेट होता है यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो हो जाएगा। क्लियर अबाउट दिस, ये तो सम हो गया, बराबर है। अब यहाँ हमें क्या सीखना है खास, तो 110 वोल्ट की कैपेसिटी वाला बल्ब अगर 220 वोल्ट पे लगा दें, यानी अमेरिका से लाया हुआ बल्ब अगर इंडिया में डायरेक्टली यूज करोगे तो वोल्टेज ज्यादा पड़ेगा, वोल्टेज ज्यादा पड़ेगा तो पावर ज्यादा जनरेट होगा एंड बल्ब विल गेट फ्यूज। इसीलिए फॉरेन से, ये वेस्टर्न कंट्री से लाए हुए अप्लायंसेस हमारे यहाँ पे जब हम यूज करें तो डायरेक्ट प्लग इन करना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों, अगर डायरेक्ट प्लग इन करोगे तो 110 वोल्ट की कैपेसिटी वाला बल्ब वो डिवाइस है, अप्लायंस है, वो यहाँ पे 220 वोल्ट पे उड़ जाएगा, क्योंकि हाई पावर भी जनरेट, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया ना, हाई पावर भी जनरेटेड एंड सो द अप्लायंस विल गो ऑफ, बराबर है। इससे सिचुएशन क्या है कि वेस्टर्न कंट्री से लाए हुए अप्लायंसेस हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी रिक्वायर ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस द वोल्ट, टू इंक्रीज द वोल्टेज, या फिर जो वोल्टेज सप्लाई दिया उसको रिड्यूस करके वो अप्लायंस को अप्लाई करें, ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, जिसको नॉर्मली जैसे एडेप्टर। तो आप जाओगे अगर फॉरेन से कोई चीज आए तो हमेशा एडेप्टर खरीदना जाना पड़ता है पहले, तो दैट इज द सिचुएशन। पर अगर मान लो इंडिया का बल्ब अमेरिका ले गए और वहां लगाओ तो 220 की कैपेसिटी मिलेगा कितना, 110, तो बेचारा आधा भूखा रहेगा ऐसे वो, तो बल्ब चलेगा पर जैसे नाइट लैम्प जैसा, 100 का बल्ब लगाओगे तो भी नाइट लैम्प जैसा चल रहा होगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिला। ओके, यानी यहाँ का बल्ब वहां चल जाएगा डिम लाइट जैसा, वहां का बल्ब यहाँ लाओगे उड़ जाएगा तक, वहां का बल्ब यहाँ लाओगे तो उड़ जाएगा तक, यहाँ का बल्ब वहां जाके सर्वाइव करेगा भले डिम लाइट जैसा, पर वहां का बल्ब यहाँ पे इमीडिएटली उड़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से इंडिया से गए हुए लोग अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, यूके में सेटल हो जाते हैं, थोड़ा डिम होते हैं स्टार्टिंग में पर सेटल हो जाते हैं, और वहां का कोई बंदा यहाँ आया, समझ सकते हो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे झटके सहन नहीं कर सकता, इमीडिएटली भाग जाएगा। हैव यू एवर सीन एनी अमेरिकन कमिंग टू इंडिया फॉर जॉब, आगे काम पे लगा, कोई स्टोर में जॉब लिया, हमारे यहाँ 8 घंटे का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, यहाँ तो सुबह 7 बजे दुकान खुली, रात को 9, 10, 11 बजे तक चालू रहेगी, तो नौकरी है करनी पड़े, सैलरी फिक्स है, 9 आवर्स सिस्टम, तो बंदा यहाँ पे झटका के लिए, क्योंकि वो 110 वोल्ट वाला है, 220 वोल्ट का झटका सहन ही नहीं कर सकता। इसलिए whenever you see an appliance coming from western country to you, be very careful, get an adapter before using it, don't plug in directly to the Indian plugs, क्योंकि हमारे यहाँ का सप्लाई 220 वोल्ट का है। अब यहाँ से अगर वहाँ ले जाओ तो टेंशन मत करो, चलेगा पर ज़्यादा प्रॉपर नहीं चलेगा, इससे वहाँ पे फिर से एडेप्टर लेना पड़ेगा टू इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम 110 to 220 वोल्ट, सो दैट योर अप्लायंस वर्क्स प्रॉपर्ली देयर। ओके, इसलिए एडवाइस क्या है, यहाँ की चीज यहाँ यूज करें, वहाँ की चीज वहाँ यूज करें, अदला बदली ना करें,
Okay, that's our advice for from this sum. Next we go on for 10th sum. 10th में दिया हुआ है 2 मटेरियल्स हैव देयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2. 2 मटेरियल्स का टेम्परेचर क्वेश्चन रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिया हुआ है. फिर एक वायर का ρ20 दिया हुआ है, रेफरेंस टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी दिया हुआ है. रेसिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज ρ20 इक्वल दिस मच. और न्यू मटेरियल इज मेड बाय मिक्सिंग द 2 मटेरियल. दोनों को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया. रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मिक्सचर डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मिक्सचर does not change with temperature, it's constant. तो resistivity टेम्परेचर T कोई भी टेम्परेचर पे ले लो, resistivity remains constant. ऐसा मटेरियल बने तो हमको फाइंड करना है दूसरे का ρ20 कितना होगा. पहले का ρ20 दिया और दूसरे का कितना होगा, ताकि मिक्सचर का resistivity does not change with temperature. Also you are said that consider reference temperature to be 20 Celsius and further assume that resistivity of new material and a mixture is equal to sum of resistivity of the two. सम ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इट्स कंपोनेंट मटेरियल्स. ये दिया हुआ है. यानी कहने का मतलब क्या है, 2 मटेरियल है, दोनों को मिक्स करके नया मटेरियल बनाए जिसका रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. तो हमको फाइंड करने का पहले वाले का ρ20 इतना हो तो दूसरे का कितना लेना पड़ेगा. ओके, शुरू करते हैं इसको. पहला स्टेप हम में लेते हैं. वी नो दैट रेसिस्टिविटी इज गिवन एज ρ20 into 1 plus alpha into T minus 20. ब्रैकेट को ओपन करते हैं राइट साइड पे. तो ρ20 प्लस ρ20 अल्फा इंटू टी माइनस 20 इंटू ρ20 इंटू अल्फा. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी. यहाँ पे टी टेम्परेचर याद होगा शायद, छोटा टी इज नॉट टाइम, इज टेम्परेचर. तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी वी गेट डी ρt बाई डी टी इज इक्वल टू डी ρt बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले में तो टेम्परेचर है नहीं, 0 हो गया. लास्ट वाले में भी टेम्परेचर है नहीं, वो भी 0 हो गया. कांस्टेंट है, नो वेरिएबल इन इट, सो 0. बीच वाले टर्म में, मिडिल टर्म में ρ20 इंटू अल्फा दोनों बाहर आ गए, dt बाई dt 1 होता है. तो डी ρt बाई dt का फॉर्मूला हो गया. इसका डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज ρ20 इंटू अल्फा. तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज डी ρt बाई dt फॉर फर्स्ट मटेरियल इज ρ20 फॉर 1 ρ20 for 1 alpha 1 and the same way d ρt by dt for second material will be ρ20 for second into alpha 2. ओके, ये 2 फॉर्मूला मिले हमको. चलो फिर आगे चलते हैं. ऑल्सो वी आर गिवन दैट रेसिस्टिविटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ 1 प्लस रेसिस्टिविटी ऑफ 2. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर. रेसिस्टिविटी ऑफ मिक्सचर इज रेसिस्टिविटी ऑफ 1 प्लस रेसिस्टिविटी ऑफ 2. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी. टेम्परेचर रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, डी ρt बाई dt फॉर मिक्सचर इज इक्वल टू, राइट साइड पे पहला टर्म डी ρt बाई dt फॉर 1 प्लस दूसरा टर्म डी ρt बाई dt फॉर 2. अच्छा, एक और बात, एज रेसिस्टिविटी ऑफ मिक्सचर डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है. मतलब तो क्या बोलेंगे, इफ इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सो डी ρt बाई dt कांस्टेंट हो गया ना, तो उसका तो ऑफ मिक्सचर will be 0. Does not change the temperature for d ρt by dt for mixture is 0. ये टर्म डाल देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में. तो d ρt by therefore d ρt by dt for 1 plus d ρt by dt for 2 will be 0. अब ये दोनों फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास. तो therefore ρ20 for 1 alpha 1 plus ρ20 for 2 alpha 2 is 0. फाइंड क्या करना है हमको, ρ20 for 2, making it the subject of formula. Therefore ρ20 for 2 will be equal to negative ρ20 for 1 into alpha 1 upon alpha 2. Put up the values, you get the answer. यानी दोनों को कंबाइन करके मिक्सचर ऐसा बना है जो इसका टेम्परेचर, जिसका रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, उसके लिए सेकंड का रेसिस्टिविटी कितना होना चाहिए, ρ20 मिल गया. दिस हाउ वी कंप्लीट द सम नंबर 10.
Now we take sum number 12 in which you are said that a current of 5 ampere is divided into 3 wires which are connected parallel to each other. तीनों वायर जो कनेक्ट करने हैं पैरेलल में उनका लेंथ का रेशियो दिया हुआ है एंड रेडियस का रेशियो दिया है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का, यानी कि तीनों वायर का लेंथ रेशियो रेडियस रेशियो दिया हुआ है. टोटल करंट 5 एम्पियर दिया, तो तीनों में करंट कितना होगा इंडिविजुअली वो फाइंड करना, I1 I2 I3 करंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तीनों में. ऑल द थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल ये बोला हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, करंट का रेशियो चाहिए, करंट का वैल्यू चाहिए, सॉरी कितना प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो. तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. फर्स्ट स्टेप, लेट्स गेट द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस. उसके बेस पर से करंट का रिलेशन आते हैं तीनों के एंड फिर इंडिविजुअल करंट फाइंड कर लेंगे. शुरू करते हैं. वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर. एज सेम मटीरियल, ऑल द थ्री वायर्स आर ऑफ सेम मटीरियल, therefore rho is same for all, therefore R proportional to L by R square. So therefore we have R1 is to R2 is to R3. तीनों का रिलेशन क्या आएगा, L1 अपॉन R1 स्क्वायर इज टू L2 अपॉन R2 स्क्वायर इज टू L3 अपॉन R3 का स्क्वायर. अब L1 L2 L3 रखें तो कितना है, 2 3 4 डिवाइड बाय R, R1 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर एंड यहाँ नीचे 5 स्क्वायर. तो ये रिलेशन हुआ. सो दिस विल कम आउट टू बी 2 by 9 is to 3 by 16 is to 4 by 25. अब ये जो रिलेशन है कैसे, फ्रैक्शन के फॉर्म में है. तो प्रोपोर्शन तो फ्रैक्शन में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या करेंगे अपने, इसको सिंगल rather than fraction make it a whole number. कैसे, तो 9 16 25 का एलसीएम ले लेते हैं एंड यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करते हैं. 9 16 4 25 का एलसीएम क्या आएगा. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस. R1 is to R2 is to R3 comes out to be 2 by 9 3 by 16 4 by 25. Let's not take LCM right now. Let's move one step further. As in parallel, potential difference same, therefore IR is same, IR is constant, therefore I inversely proportional to R. So therefore we have I1 is to I2 is to I3 will be inverse. So 9 by 2 is to 16 by 3 is to 25 by 4. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 जो 6 4 जो 24, तो 24 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 का. 24 यहाँ पे करें तो 12 9 जो 108, यहाँ हो जाएगा 16 8 जो 144 एंड यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 6 150. तो I1 I2 I3 का रेशियो 108 144 150. सॉरी, दिस विल बी 128. दिस विल बी 128. बराबर. ये ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन से निकाल के सिंगल डिजिट होल नंबर में ले लिया. ना ये I1 I2 I3 का रेशियो हो गया एंड टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर. तो 5 एम्पियर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन में अगर हर एक की वैल्यू चाहिए तो कैसे करते हैं, thus I1 will be equal to टोटल कितने पार्ट्स हुए, तो 108 प्लस 128 प्लस 150, टोटल पार्ट हो गए 386. 386 में से 108 I1 के है, तो 108 आउट ऑफ 386 ऑफ 5 एम्पियर का ही हो गया प्रोपोर्शन I1 एंड दैट विल बी समवट 1.40 एम्पियर है. सिमिलरली I2 क्या होगा, 128 पार्ट्स आउट ऑफ 386 into 5. ये प्रोपोर्शन के सम जो हम लोग करते थे बचपन में वही. सिमिलरली I3 विल बी 150 पार्ट्स ऑफ 386 ऑफ 5. दिस मच एम्पियर, दिस मच. ये आगे हर एक में करंट का वैल्यू. So next we take sum number 11
in which you are said that using a supply of 110 volt, we are charging 6 batteries, each of 2 volt. We are charging 6 batteries, each of 2 volt, and having internal resistance 0.5 ohm. As a precaution in the circuit, we are connecting an external resistance of 46 ohm. So we have to find out how much power is drawn from the supply, as well as how much power is dissipated in form of heat energy. If we see this in circuit form, so this is the supply voltage, let's say V, using which we are charging 6 cells, 1 2 3 4 5 6. These are the 6 cells we are charging using this main supply. करंट सर्किट में फॉर्म होगा I बेस्ड ऑन दिस वन. अब ये बैटरी को डैमेज ना करे, इसलिए यहाँ पे एक हर एक सेल का ईएमएफ ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, हर एक का ईएमएफ ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है. नाउ टू चार्ज a cell we have a relation V equal to E plus IR plus IR. एक सेल को चार्ज करना हो तो वी हैव दिस रिलेशन. टू चार्ज n सेल्स इन सीरीज. हमने बुक में एक सम किया था, वो सिंगल सेल का था. यहाँ पे n सेल्स हो तो क्या होगा, सप्लाई तो 1 ही रहेगा, भले सेल ज्यादा हो. हर एक सेल का यहाँ हेल्पिंग कंडीशन में से n टाइम्स ही टोटल हो गया, प्लस करंट I कॉमन, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हर एक का सीरीज में 10R, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एक ही रहेगा सबके बीच में. यहाँ पे इसको लिखेंगे ना E प्लस I कॉमन R प्लस R. तो यहाँ पे दो जगह फर्क पड़ेगा अगर आंसर से, तो n टाइम्स ईएमएफ और n टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना फर्क पड़ेगा. ओके, वी हैव टू फाइंड कि कितना पावर डिसिपेट हुआ इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, कितना पावर ड्रॉ किया. तो उसके लिए हमें चार्जिंग करंट की जरूरत पड़ेगी. तो मेकिंग I the subject of formula, therefore I will be equal to V minus Ne upon Nr plus R. Putting up the values, 110 volt का supply minus 6 batteries each of 2 volt, so 6 to the 12 upon Nr 6 into 0.5 यानी 3 plus 46 49. This is 98 upon 49, मतलब 2 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ, चार्जिंग करंट. बराबर है. अब ये चार्जिंग करंट जनरेट हुआ तो पावर कितना ड्रॉ होगा, पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई. सप्लाई में से कितना पावर ड्रॉ किया, सप्लाई का वोल्टेज V है, तो पावर ड्रॉन विल बी इक्वल टू V इंटू I. V कितना है 110 वोल्ट इंटू I 2 एम्पियर, यानी 220 वोल्ट पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. सप्लाई में से कितना पावर ड्रॉ किया 220 वोल्ट, इनको चार्जिंग करने के लिए. नेक्स्ट वी सी पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट. पावर dissipated in form of heat energy, हीट लॉस हो गया. तो पावर डिसिपेटेड, हीट लॉस कहाँ पे होगा, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एंड हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस पे. तो I स्क्वायर R हर एक सेल के लिए, ऐसे n सेल्स है तो इंटू n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में I स्क्वायर, यानी इट विल बी I स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस R. I कितना है 2 का स्क्वायर इंटू NR 3 प्लस R 46, तो ये 49 हो गया. तो दिस कम्स आउट टू 196 वाट. सॉरी, यहाँ पावर का वोल्ट नहीं वाट. बराबर, यानी कि पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कितना है, पावर डिसिपेटेड इज 196 वाट. दो आंसर आ गए. सप्लाई में से विड्रॉ कितना किया 220 वाट, અને डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लॉस कितना हो गया 196 वाट का. 220 वाट ड्रॉ किया पावर सप्लाई में से एंड 196 तो डिसिपेट हो गया हीट के फॉर्म में. तो दोनों का डिफरेंस कहाँ है, पावर ड्रॉन माइनस पावर डिसिपेटेड कितना है, पहले वो चेक करते हैं. 220 माइनस 196 मेक्स 24 वाट. तो 24 वाट गया कहाँ, इन चार्जिंग द सेल. इसका यूज कहाँ पे, दीज आर यूज इन चार्जिंग द सेल, यानी कि स्टोर्ड इन सेल इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. सेल में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गए 24 वाट.
196 वाट तो डिसिपेट हो गया हीट के फॉर्म में। यानी जब भी चार्जिंग करते हैं सेल का, कोई भी सेल का, तो हमेशा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड वेरी, तुम कंपेरिजन देख सकते हो कि 20 में से खाली 24 वाट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, द रेस्ट 196 वाट इज डिसिपेटेड आउट। इससे पावर लॉस ज़्यादा होता है, चार्जिंग कम होता है। हमने देखा होगा कि जब फ़ोन को चार्ज करते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है, तो दैट इज हीट इज गेटिंग डिसिपेटेड आउट। इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वेरी लेस इज यूज्ड अप इन चार्जिंग द सेल। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द सम। One last sum of the assignment, that is sum number 8. In sum number 8, you are given the formula for current density, J0 into 1 minus R square by R square. Here we find that J is a variable. कैसा है ये फॉर्मूला को समझे तो J0 is a constant. ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, ये उसकी एक्सेस हो गई. A line passing to the center is called the axis. Okay. Capital R is the radius of this wire, and small r is distance from the center. So at different distance from the center, J is different. J की वैल्यू वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग डेंसिटी है. हमको बोल रहे हैं कि इसमें से करंट कितना पास होगा वो फाइंड करना है, अगर ये फॉर्मूला करंट डेंसिटी का हो तो उसके लिए वी नो दैट J इज इक्वल टू I अपॉन A. तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू J इनटू A. ये अगर J यूनिफॉर्म हुए तो अगर वेरिंग हुए तो एज करंट डेंसिटी इज वेरिंग, what we say that I will be equal to integration di, and that's integration J into dA. Now here J is equal to J0 into 1 minus R square by R square. while A के बारे में क्या बोलेंगे, A is area of cross section pi R square. हमें dA चाहिए तो डिफरेंशिएटिंग dA will be equal to pi into R square का डिफरेंशिएशन 2R dr. So this will be 2 pi r dr. यानी फॉर्मूला हम लोग ए वेरिएबल ए में से चेंज करके आर के फॉर्म में ले आते हैं. Therefore I will be equal to integration J0 into 1 minus R square by R square into dA की जगह 2 pi r dr. And लिमिट्स नाउ, तो r क्या है, सेंटर से लेके एंड तक, तो वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 टू रेडियस r. इसमें J0 इज अ कांस्टेंट, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लेते हैं. सो व्हाट वी गेट इज दिस इक्वल टू 2 पाई, J0 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, ये आ रहा है ना मल्टीप्लिकेशन में, क्या हो जाएगा r माइनस आर क्यूब बाय आर स्क्वायर dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल. नाउ 2 पाई J0 एज इट इज, इंटीग्रेट करते हैं तो r का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब का इंटीग्रेशन r रेज टू 4 बाई 4, आर स्क्वायर इज कांस्टेंट इसलिए फ्रॉम 0 टू कैपिटल. ये r का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 और आर क्यूब का इंटीग्रेशन r रेज टू 4 बाई 4. नाउ पुटिंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पहले अपर लिमिट लिखते हैं तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस r रेज टू 4 बाई 4 आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखें 0 है ना 0, तो 0 माइनस 0. सो व्हाट यू गेट इज 2 पाई J0 इनटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, ये तो 0 है, एंड दिस विल कम आउट टू बी आर स्क्वायर बाई 4. सिंप्लीफाई करें तो पाई J0 आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आंसर. ओके, integration is one of the best sums where J is variable right now. That's all in the assignment.